तो कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने फिर एक 10th का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। पहली यूनिट हमारी चल रही थी केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। उसमें हमने पहली वीडियो में कर लिया था फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं और किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं तो हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिफोर दैट यू रिमेंबर दैट यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड। इसमें मैं आपके पूरे 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से करवाऊंगी और बेस से लेकर बिल्कुल बॉटम से लेकर हम लोग कंपटीशन लेवल तक जाएंगे। तो आप मत भूलना इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जितने भी नई वीडियोस आए नए टॉपिक्स की सब आपके पास पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि नई वीडियो अपलोड हुई है। ओके, तो चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए केमिकल रिएक्शन है जिसको मैंने कंपाउंड्स के फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया है। ये रिएक्शन है ब्यूटेन अंडरगो द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। आप याद कीजिए। और कुछ केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी शो करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल G, L, AQ, S एटसेट्रा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिएक्शन की, एक पर्टिकुलर कंडीशंस है कि वो रिएक्शन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होगी, तो हम वो कंडीशंस एरो पे शो करते हैं। अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है, कोई सॉलिड फॉर्म बनता है रिएक्शन में, तो डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और कोई गैस इवॉल्व होती है प्रोडक्ट साइड तो हम लोग उसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं। यहां तक हमारा हो गया था। देखिए, अब किसी केमिकल इक्वेशन को हमने लिख दिया, केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो हमारी बेसिक केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन को कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बिकॉज दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड नहीं है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। ओके, या दूसरा नाम हो सकता है इसका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें सिर्फ ये बताएगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में, मोल में कोई रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ ये बताएगा। इस इक्वेशन को देखकर मैं ये बता सकती हूँ प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को मैं देखकर सिर्फ ये बता सकती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक है, सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट के मास, रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मास, इनमें किसी तरह का कोई रिलेशन ये शो नहीं करेगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा और मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल इक्वेशन की? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस रूल पे बेस्ड है? देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है total mass of the reactants must be equal to total mass of the products. सपोज मैंने रिएक्टेंट्स 5 ग्राम लिए तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम ही बनने चाहिए।
मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के साइड जितने भी एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट के साइड भी होनी चाहिए। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास न तो बन सकता है और न ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। कौन सा रूल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये बताता है कि जितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट का लिया, अगर सभी प्रोडक्ट के अमाउंट को प्लस कर दो तो उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का भी बनता है। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के साइड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स जितने हैं, प्रोडक्ट के साइड भी उतने ही एलिमेंट्स होने, उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम कहें रिएक्टेंट के साइड कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 5 है, तो प्रोडक्ट साइड भी टोटल सभी प्रोडक्ट्स में मिलाकर कार्बन के 5 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम होने चाहिए। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, न तो कोई नया एटम क्रिएट होता है और न ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है। ओके, जितने एलिमेंट के एटम यहाँ है उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए। इज इट क्लियर? इसे फॉलो करने के लिए आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और उसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इंफॉर्मेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। देखिए क्या काम है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ का एटम यहाँ आ जाता है, यहाँ का यहाँ चला जाता है और एटम के पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं। एटम्स आपस में रीअरेंज होकर क्या बना देते हैं, नए प्रोडक्ट बना देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले नए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जनरल चीज हम ले लें, हम ये कहें कि ए जो है, ए बी एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी के बीच में केमिकल बॉन्ड है। ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज सी डी, एक कंपाउंड है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, पता है ए की एटम्स जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ए का एटम अभी बी के साथ था, अब ए का एटम सी के साथ चला गया, ये बन गया ए सी प्लस दूसरा प्रोडक्ट बन गया बी डी। तो आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं। यहाँ के एटम वहां के उस एलिमेंट के साथ उसके पास चले जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स क्या कहते हैं कंबाइन हो जाएंगे, पुराने केमिकल बॉन्ड टूट जाएंगे, नए केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे और इस रीअरेंजमेंट में नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, एटम किसी भी एलिमेंट का डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, नया एटम नहीं बन सकता। जितने एटम लेफ्ट साइड होंगे उतने ही एटम उस एलिमेंट के राइट साइड भी होंगे। रिएक्टेंट साइड जो होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड जो है राइट हैंड साइड। ओके, प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप इस रिएक्शन में सबसे बड़ा केमिकल कंपाउंड ढूंढो, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, ठीक से देखना, बड़े सिंपल से रूल है बैलेंस करने के लिए। इज इट क्लियर? एक ध्यान रखना, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो नंबर्स लगाते हैं बैलेंस करने के लिए वो कंपाउंड के आगे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। इज इट क्लियर? बीच में, कंपाउंड के बीच में कोई भी नंबर नहीं लिखोगे क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बीच में लिखोगे तो। यहाँ नंबर लिखेंगे हम लोग। ओके, कंपाउंड के एलिमेंट के फॉर्मूला के सामने नंबर लिखेंगे। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर लिखे जाते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? ये वर्ड है आपके पास, इन नंबर्स को कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। देखिए बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा किसी भी स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद, आपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद इस रिएक्शन में सबसे बड़ा फॉर्मूला ढूंढ लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो।
फिर सबसे ज्यादा नंबर वाला एटम्स तो पहले इक्वेशन में मुझे ये लग रहा है C3H8। इज इट क्लियर? ये है। ओके, अब यहां से हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं इस कंपाउंड से। और एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट में, रिएक्शन में जो एलिमेंट्री गैसेस होती हैं उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्री गैसेस? चलिए अगला टर्म आ गया आपके पास, एलिमेंट्री गैसेस क्या होती है? एलिमेंट्री गैसेस या कोई एलिमेंट है, सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में है, O2 है, N2 है, ओके, H2 है, ये सब एलिमेंट्री गैसेस है। और कोई एलिमेंट्री स्टेट में सब्सटेंस है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा फॉर्मूला आपने ढूंढ लिया C3H8। ओके, अब बताइए इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? अब इसके एक एक एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना शुरू कीजिए। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? 3। राइट साइड देखिए, राइट साइड सिर्फ कार्बन कहाँ पर है? कार्बन डाइऑक्साइड में है। और इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम। इज इट क्लियर? दोनों साइड कार्बन के एटम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 एटम है। अब इस कार्बन के एटम को 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा था बैलेंसिंग के समय जो नंबर है वो सिर्फ आगे लग सकते हैं, बीच में कहीं कुछ नहीं लगाना आपको। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के एटम 3 है, राइट साइड भी कार्बन के एटम कितने हो गए? 3। कार्बन बैलेंस। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है? वाटर में है। वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। आपको कितने एटम करने हैं? 8 एटम करने हैं। अब 8 एटम करने के लिए क्या करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर कितने हो गए? 8 एटम्स। बच क्या गया? बच गया ऑक्सीजन। भाई राइट साइड और लेफ्ट साइड आपके पास इस रिएक्शन में कितने एटम्स है? एलिमेंट के एटम है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन आपने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन आपने बैलेंस कर दिया, बच क्या गया? ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2। एलिमेंट्री गैस है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन में पूरे राइट साइड में कितने एटम्स हैं? पूरे राइट साइड में एटम है 3 × 2 6, यानी टोटल ऑक्सीजन की एटम है आपके पास। टोटल ऑक्सीजन एटम्स हैं कितने? टोटल ऑक्सीजन एटम है 3 × 6, 3 × 2 दैट इज 6 एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम। टोटल कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के? 10। और यहाँ पर कितने हैं? 2। अब इस 2 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूं? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। इज इट क्लियर? यस और नो? लेट अस चेक कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? क्या दोनों साइड डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम हो गए? अगर हो गए तो ये इक्वेशन आपका क्या बन गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। देखिए कार्बन के एटम कितने हैं? लेफ्ट साइड 3, राइट साइड कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 8। हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट साइड कितने हैं? 5 × 2 दैट इज 10। टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन के एटम? 10। इज इट क्लियर? दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। ये इक्वेशन आपको पता है कौन सा है? हमने पिछले वीडियो में भी किया था। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। Carbon dioxide react with the water in presence of sunlight and chlorophyll to form the glucose and oxygen gas. This is called as photosynthesis reaction. Okay, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है रिएक्शन की। रिएक्शन के किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर के प्रेजेंस में होता है। मैंने आपको बताया था वो एरो पे लिखते हैं। तो इसके लिए क्या स्पेशल कंडीशन है? सनलाइट और क्लोरोफिल। एरो पे लिख दिया आपने। ये आपने जो इक्वेशन लिख दिया ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। ये सिर्फ इतना बताता है आपको कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब इसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन में आपको जो सबसे बड़ा कंपाउंड दिखे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उसको ले लो सबसे पहले। तो ऐसा आपके पास ये दिख रहा है, दैट इज ग्लूकोज। C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। यहां से बैलेंसिंग शुरू करते हैं। बैलेंसिंग आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों साइड से शुरू कर सकते हैं। कोई रूल नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है बैलेंसिंग।
जहां पर भी बड़ा कंपाउंड आपको दिखेगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, वहीं से बैलेंसिंग शुरू कर सकते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, तो चलिए हमने यहां से शुरू किया। इसमें कार्बन के कितने एटम है? पूरे 6 एटम। पूरे राइट साइड में देख लो, और कहीं कार्बन नहीं है ना? नहीं है। तो कार्बन के एटम्स राइट साइड में 6 हैं। तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी कार्बन के एटम कितने होने चाहिए? 6। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के एटम सिर्फ इसी कंपाउंड में है। इसको 6 करने के लिए मैं क्या करूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। इज इट क्लियर? आगे देखिए, दूसरा एटम कौन सा है एलिमेंट का? हाइड्रोजन है। फिर ये देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन कौन से एलिमेंट के एटम है? मुझे दिख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बस 3 ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इन 3 एटम को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 12, और तो कहीं नहीं है ना हाइड्रोजन? नहीं है, हाइड्रोजन 12 एटम्स है। अब यहाँ आ जाइए, हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं मुझे, हाइड्रोजन के 2 एटम। अब 12 करने के लिए क्या करूं? नंबर हमेशा आगे लगेंगे बैलेंसिंग में, बीच में कहीं नहीं लग जाएंगे, ठीक है। बीच में लगने से तो कंपाउंड का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाया आपने 6। ओके, 6 इंटू 2, प्लस नहीं होते ये, मल्टीप्लाई होते। 6 इंटू 2 कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए? 12 हो गए। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं भाई? यहाँ आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड 6 इंटू 2। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 12, और वाटर में कितने हैं? 6। तो 12 प्लस 6 कितने हैं? ऑक्सीजन 18। यहाँ कहाँ है बेटा? या मैडम आप यहाँ से शुरू करो बैलेंसिंग करने, वहां जाओ। मैंने कहा था एलिमेंट्री गैस जो है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। एलिमेंट्री गैस में ऑक्सीजन है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से बैलेंसिंग हमने शुरू की ऑक्सीजन की। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से भी कर देते। यहाँ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, यहाँ कम है, तो डेफिनेट आपको यही आना पड़ता मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एटम मैंने काउंट कर लिए, कितने हैं? 18। यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं? इस ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं? 2, 8, ठीक है। यहाँ पर 2 है, टोटल 8 हो गया। अब इसको तो हम छेड़ नहीं सकते मैडम, यहाँ से बैलेंसिंग कर दो, कुछ नंबर लगा दो, नहीं इसको बैलेंस करते ही तो फिर यहाँ नंबर लगाते ही तो कार्बन हाइड्रोजन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो एलिमेंट्री गैस से बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन O2 से। सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से तो बैलेंस करने हैं, और कोई थोड़ी करना है। कार्बन हाइड्रोजन तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से बैलेंस करो, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए। बच कितने गए? 16, 18 में से 6 आ गए। और कितने चाहिए आपको? 12 चाहिए। 12 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करो? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? हो गया। तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। अंडरस्टूड? चलो और एग्जांपल लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ये ClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसे, ट्राइंगल का मतलब बताया हमने लास्ट लेक्चर में आपको, हीट। जब इसे हम हीट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये जो एरो पे कुछ लिख देते हैं ना हम लोग, कुछ कंडीशंस लिखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, और कई बार कोई सब्सटेंस भी लिख देते हैं। ये जो सब्सटेंस एरो पे लिखा जाता है उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, पहले हम ये कहते थे कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए ही रिएक्शन को क्या कर देता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता। बट दिस इज रॉन्ग। इवन कैटलिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें कैटलिस्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट एट लास्ट इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, क्या हुआ? कैटलिस्ट ने इस रिएक्शन के रिएक्टर के साथ रिएक्शन किया और उसके बाद में प्रोडक्ट बनाते समय फिर वापस निकल गया। इसका मतलब बीच में इसने रिएक्शन कर भी ली और लास्ट में क्या रह गया? अनचेंज रह गया। आपको लगता है इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं, और लास्ट में वो अनचेंज रहते हैं। इसीलिए हम ये कह देते हैं कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस which increases rate of reaction by their presence but do not take part in the reaction. Actually they take part in the reaction. हमें ऐसा कहना चाहिए at last catalyst remain unchanged in the reaction.
कैटलिस्ट जो है लास्ट में अनचेंज रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया और बीच में फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गया प्रोडक्ट बनाते समय। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास कैटलिस्ट है। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। चलिए अब इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोरेट का। अब पोटेशियम क्लोरेट से बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं? पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। ओके, चलो बैलेंसिंग शुरू करें। पोटेशियम का कितना आइटम है? एक, इसमें भी एक हो गया। क्लोरीन के कितने आइटम है? लेफ्ट साइड एक, इसमें भी एक हो गया। बैलेंसिंग सिर्फ किसकी बची? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के यहाँ कितने आइटम है? 3, यहाँ पर 2। अब भाई एक साइड ऑक्सीजन के 3 एटम, एक साइड ऑक्सीजन के 2 एटम। अब हमें करना है दोनों को इक्वल। कैसे करें बताइए? दोनों को इक्वल करने का तरीका है भाई, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो। यही हो सकता है और क्या हो सकता है आप बताओ? 3 और 2 है, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, और इसको किससे करें? 3 से। इज इट क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन एटम इस साइड, 6 ऑक्सीजन एटम इस साइड कर दिया हमने बैलेंस। अब क्या हुआ ऐसा करने से? ऐसा करने से पोटेशियम, लास्ट में चेक करना बैलेंस हुआ कि नहीं। पोटेशियम और क्लोरीन के एटम हो गए बेटा चेंज। पोटेशियम के यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 है। क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ 1 है। फिर से बैलेंस करो। पोटेशियम के 2 एटम होने चाहिए, क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए। इज इट क्लियर? 2 लगा दो। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पोटेशियम के 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ये जो बैलेंसिंग का मेथड है, नंबर लगा लगा के हम ट्राई कर रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इज इट क्लियर? कई बार एक नंबर लगाया, हो सकता है कि वो सही नहीं है, उसके बाद हमें दूसरा नंबर लगा के भी ट्राई करना पड़ सकता है। जैसे हमने पहले एक लिया था, बैलेंस हो गया था, फिर पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने लगे तो पता चला ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन यू चेंज हियर। इज इट क्लियर? सो दिस बैलेंसिंग मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास ये आपने देखा किस तरह से केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल भी ले लेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आगे नंबर लगे हुए हैं, ओके, एक मिनट, आपने लिख लिया होगा, ये नोट कर लेना बेटा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय कौन से रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये देखिए, आप जब आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो केमिकल इक्वेशन, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो नंबर लग गए हैं कंपाउंड के आगे, उन्हें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये अब जो इक्वेशन है ना बेटा, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन है। ये हमें बताएगा कि डिफरेंट रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये आपको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में इक्वेशन रिलेशन बताएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मास टू मास रिलेशन। और इसके मोल में रिलेशन बताएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोल टू मोल रिलेशन, मास टू वॉल्यूम रिलेशन। ऐसे बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन जो है इन स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मिलेगी। जैसे पहला इक्वेशन है, इस पहले इक्वेशन में मैं कहती हूँ प्रोपेन का एक यहाँ नंबर 1 लगा है। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो हम ये कह सकते हैं इन स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर कि प्रोपेन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के 5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने बनाता है? 3 मॉलिक्यूल बनाता है। और वाटर के कितने बनाता है? 4 मॉलिक्यूल बनाता है। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलेगी, अनबैलेंस से नहीं मिलेगी। अनबैलेंस में तो सिर्फ इतना पता चलता है कि ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, कितना रिएक्टेंट रिएक्शन करके वो कितना प्रोडक्ट बनाया, इसके बारे में कोई कोरिलेशन नहीं है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इज इट क्लियर? चलिए सेकंड इक्वेशन पे देखें। जैसे सेकंड इक्वेशन में जो नंबर लगे हैं, यहाँ पर 6 है, 6 है, यहाँ पर 1 है, वहां पर 6 है। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें? क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? 6 मॉलिक्यूल के साथ। और ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल बनाते हैं? 1 मॉलिक्यूल। ओके। और ऑक्सीजन गैस के कितने बनाते हैं? 6 मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसे आप इसमें भी लिख सकते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको मोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई मोल क्या है आपने 9th में पढ़ा है। इज इट क्लियर? यस और नो? 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट है तो 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स। हाँ या नहीं? 9th में किया हुआ आपने। तो ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नंबर ऑफ मोल्स की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसका? प्रोपेन का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के 5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मोल बनाएगा? 3 मोल बनाएगा। और वाटर के भी कितनी मोल बनाएगा? 4 मोल। यानी कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के कितने मोल बनाएंगे, ये भी आपको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। ऐसे इसमें भी हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल, वाटर के कितने मोल के साथ? 6 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। और ग्लूकोज के कितने मोल बनाएंगे? 1 मोल। और ऑक्सीजन गैस के 6 मोल। इज इट क्लियर? इस तरह से इसमें भी लिख सकते हैं 2 मोल of potassium chlorate react with the form the 2 mole of potassium chloride and 3 mole of oxygen. Is it clear? तो कहने का मतलब है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बड़े काम की चीज है। ये आपको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मोल के बीच में, वेट के बीच में सब रिलेशन बताएगा। देखिए वेट के बीच में मास टू मास रिलेशन कैसे बता रहा है। अब देखिए ये जो आपके पास मोल टर्म है, ये मोल मास ही तो बताते हैं। अब बताओ प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन के 1 मोल का मास कितना होता है? प्रोपेन के 1 मोल का मतलब उसका ग्राम मोलिकुलर मास। ये पढ़ा है आपने 9th में। मैं कहूं प्रोपेन का 1 मोल रिएक्शन किया, प्रोपेन का 1 मोल मतलब उसका मोलिकुलर मास रिएक्शन किया, ग्राम मोलिकुलर मास, है ना? तो प्रोपेन में मोलिकुलर मास कितना होता है बताओ? प्रोपेन का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? देखो कार्बन के कितने एटम है? 3 into 12 प्लस 8 into हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है? बोलो 1। तो ये हो जाएगा 12 into 2 48, नहीं सॉरी 12 into 3 36 और प्लस 8, 36 और प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 44। अंडरस्टूड? तो देखिए आपको मास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये कि प्रोपेन का 1 मोल मतलब प्रोपेन का 44 ग्राम। ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ? ऑक्सीजन का 1 मोल होता है 32 ग्राम। O2 मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो इसके 5 मोल मतलब इसके 5 into 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे 3 into 44 ग्राम। ओके अंडरस्टूड? और ये कितने हो जाएंगे? 44 कितना 16 देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकाल लो। ये हो जाएगा 12 प्लस 16 into 2, ओके दैट इज 12 प्लस 32। याद रहेगा कि नहीं? दैट इज 44। ओके तो ये आपके पास है 3 मोल रिएक्शन की। 1 मोल का वेट होता है 44 ग्राम। 3 मोल बनाए मतलब 3 into 44 ग्राम और 4 into वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम। इतने ग्राम बना। यानी ये स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ये भी बताएंगे आपको कि कितना मास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा। इज इट क्लियर? किस रिएक्टेंट का कितना अमाउंट, मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन, मोल के बीच में रिलेशन, मास के बीच में रिलेशन और इवन गैसेस आगे पढ़ेंगे हम लोग कि गैसेस के वॉल्यूम के बीच में भी ये रिलेशन बताएगा। तो यहाँ तक तो हम मास टू मास ही रिलेशन ले लेते हैं। यहाँ पर गैस कार्बन कितना, प्रोपेन का इतने ग्राम, ऑक्सीजन के इतने
ग्राम के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ग्राम बना है, वाटर का इतना ग्राम बना है। अब आप देखिए ये इक्वेशन, ये जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होंगे। यहाँ मास ऑफ प्रोपेन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस कर लीजिए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर, आप देखोगे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। इसका मतलब इस इक्वेशन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये जो नंबर लगते हैं आगे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम बैलेंसिंग का। एक दो इक्वेशन और बैलेंस करते हैं। मेरे ख्याल से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपको आगे समझ में, जो अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, आयरन react with the water steam, it forms the iron oxide and hydrogen gas. This is unbalanced equation. इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका एक मॉलिक्यूल बनाएगा, इसके में नो, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट्स और मॉलिक्यूल्स हियर. It gives only information that iron when react with the water steam it forms the iron oxide and hydrogen gas is released. That's it. Okay. चलिए अब इसे बैलेंसिंग करना शुरू करें. तो मैंने क्या कहा था, बैलेंसिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है. बड़ा कंपाउंड ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो ढूंढ लिया हमने. क्या है भाई, आप कहोगे सबकी स्टेट नहीं लिखी, तो हम लिख देते हैं सॉलिड है बेटा, ये स्टीम, वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करता आयरन सॉलिड. ओके, फिजिकल स्टेट भी लिख दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की. अब Fa3O4 आयरन ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, देख लीजिए आप. ओके, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं. यहां से बैलेंसिंग शुरू करते हैं. इसमें आयरन के कितने एटम हैं, आयरन के 3 एटम. पहले ये देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन कौन से एटम है भाई, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. यही है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आयरन के कितने एटम हैं, 3 एटम. बैलेंसिंग कर दीजिए. ये और तो कहीं नहीं है ना, आयरन के एटम राइट साइड में नहीं, सिर्फ इसी में है. तो यहाँ Fe का 1 एटम है, 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आयरन. अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए. एलिमेंट्री गैस है कि कोई इक्वेशन है ना, एलिमेंट्री गैस है हाइड्रोजन गैस. एलिमेंट्री गैस को हम क्या करेंगे, सबसे बाद में बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं. ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम्स. यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम. अब इसको क्या करें बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर दें, हो गए. अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है, एलिमेंट्री गैस को सबसे लास्ट में लेंगे. हाइड्रोजन के कितने एटम है, 8 एटम. यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम. तो क्या लगा दिया बेटा, 4 लगा दिया. इज इट क्लियर. ये हो गया आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये हमें बताएगा आयरन के 3 मॉलिक्यूल वाटर स्टीम के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे. फेरिक ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनेगा and 4 molecules of hydrogen gas get released. Now in this, if we find out the masses of the reactant and the masses of product, you will see that the masses of the reactants are equal to the masses of product. This follows the law of conservation of mass. That mass can neither be created nor be destroyed. यानी लेफ्ट साइड के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, राइट साइड के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है वो सब क्या है बेटा, बराबर है. मतलब हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन एटम के बराबर है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बराबर है. ठीक है, एक लास्ट इक्वेशन और ले लें बैलेंसिंग का. चलिए हम लेते हैं बेंजीन. बेंजीन लिक्विड ऑक्सीजन गैस के साथ कंबशन किया, बनाया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड. वाटर पेपर स्टेट में, ओके, पेपर स्टेट में बनता है. तो देखो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन या फ्यूल कंबशन करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट जो होते हैं जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होते हैं. बैलेंसिंग करना शुरू करें. तो बैलेंसिंग में हम देखेंगे सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, बेंजीन में है. कितने कार्बन के एटम है, 6. ओके,
तो यहाँ पर कहाँ है कार्बन के एटम्स, यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही है, 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दी। आगे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6। यहाँ पर ढूंढिए राइट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। उसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। एलिमेंट्री गैस ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 6 इंटू 2 कितने हैं, 12। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3। कितने हो गए, 15। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर तो 12 है, सॉरी 2 है। अब कैसे इक्वल करें, ये 2 ये 15। इज इट क्लियर? 2 15 को कैसे इक्वल करें, इसको क्या करो 15 से मल्टीप्लाई, इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7.5 मतलब 15 डिवाइड बाई 2 से। फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं कि बैलेंसिंग में नंबर, हाँ बोल सकते हैं। उस फ्रैक्शन वाले नंबर को बाद में हम लोग कंप्लीट इंटीजर में चेंज करेंगे। तो देखिए 15 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 15 करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम थे। आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 7.5 मतलब 15 बाई 2, 15 बाई। अब देखिए सारे एटम बैलेंस हो गए, बिल्कुल हो गए। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, लेकिन बैलेंसिंग किसमें आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। फ्रैक्शन में भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट इंटीजर में ही चेंज करना है। तो क्या कीजिए, इस 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 2 मोलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन प्लस 15 molecules of oxygen multiplied to give 12 carbon dioxide plus 6 water। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को खत्म करना है तो फ्रैक्शन में जो भी नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 2। ओके, तो देखिए इक्वेशन क्या, आप देखो बैलेंसिंग चेक करो। 12 कार्बन के एटम 12, बिल्कुल। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 दैट इज 12। इस साइड भी कितने हैं, 12। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 30। यहाँ पर कितने हैं, 24, 24 प्लस कितने हो गए, 30। इज इट क्लियर? आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह मेरे साथ केमिस्ट्री के अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।